ओके जी, करें स्टार्ट। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यासी ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं नीट 2026 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए। आज पेडिग्री एनालिसिस पे मैं लाइव लेक्चर नहीं लेके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको चाहे 2x पे देख लो, वैसे अगर आप नॉर्मल भी देखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आधे घंटे में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस पूरी कंप्लीट करवा दूँ नीट लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस में चाहे इजी क्वेश्चन आए, चाहे हार्ड क्वेश्चन आए, चाहे ऐसे हमारा पूरा पेडिग्री सॉल्व करने का क्वेश्चन आए, चाहे उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए, हर एक चीज़ के लिए आज आप इस सेशन से बिल्कुल तैयार होके जाएंगे। बिना किसी देर के इस सेशन को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, बट एटलीस्ट एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दिया करो, है ना, कि समझ में आ रहा है या नहीं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके। और अगर किसी ने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, जेनेटिक्स के हों या किसी भी चैप्टर के हों रिगार्डिंग बायोलॉजी, तो इस चैनल पर हर एक चैप्टर अपलोडेड है, तो प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, आ जाओ पेडिग्री एनालिसिस पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ जाऊँ साइड में, अब देखेंगे सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जब हम बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस की, तो हमको पहले पता होना चाहिए कि भाई डिजीज़ की जब हम बात करते हैं तो ऑटोजोमल भी होती है डिजीज और सेक्स लिंक भी होती हैं। ठीक है, ऑटोजोमल मैंने आपको बताया था भी, क्रोमोसोम दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ऑटोजोम्स, एक होते हैं हमारे अलोजोम्स। ऑटोजोम्स मतलब सारे क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। अलोजोम्स यानी कि सारे के सारे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि डिसाइड करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगी। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ऑटोजोमल डिजीज की, है ना, यानी कि ऐसी डिजीज जिनका जो जीन है वो उन क्रोमोसोम पर लगा हुआ है जो कि ऑटोजोम्स है, उनके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव दो टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं। अब मैं आपको जेनेटिक्स में अच्छे से बता चुकी हूँ कि भाई जब हम डोमिनेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर दो टाइप के जीनोटाइप आते हैं, एक तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस डोमिनेंट। इन दोनों ही केस में जो होगा इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा। अगर बीमारी डोमिनेंट ऑटोजोमल है, ऑटोजोमल डोमिनेंट अगर है डिजीज, तो इसका मतलब या तो ये जीनोटाइप होगा या ये जीनोटाइप होगा, और इन दोनों के अंदर हम इंडिविजुअल को अफेक्टेड बोलेंगे, दोनों के अंदर सिम्टम मिलेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर एक ना एक डोमिनेंट हमको जीन दिखाई दे रहा है और वो डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? ऑटोजोमल रिसेसिव की जब मैं बात करती हूँ तो उसके अंदर एक ही जीनोटाइप पॉसिबली होता है हमारे पास, स्मॉल ए। अब रिसेसिव है यानी कि ये अपने आप को सिर्फ तब एक्सप्रेस करेगा जब हमारे पास डोमिनेंट वाली चीज़ नहीं है, और इस जीनोटाइप में आपको एक भी डोमिनेंट टाइप का जीन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब रिसेसिव ऑटोजोमल डिजीज के लिए हमारे पास एक ही टाइप का ये जीनोटाइप पॉसिबल होता है। ठीक है, ओके। तो अब अगर हम बात करें सेक्स लिंक डिजीज की, तो इसके अंदर ध्यान रखना, सेक्स लिंक में भी आपको पता है दो टाइप के क्रोमोसोम पढ़ते हैं जब हम बात ह्यूमन की करते हैं, मेल फीमेल की करते हैं, तो एक हम पढ़ते हैं एक्स लिंक्ड, एक हम पढ़ते हैं वाई लिंक्ड। एक्स लिंक को पढ़ने से पहले वाई लिंक देख लो क्योंकि छोटा है। वाई लिंक्ड में हमेशा ध्यान रखना, अगर बीमारी मेल टू मेल ट्रांसफर हो रही है यानी कि फादर से सन को हो रही है अगर बीमारी, तो हमारा वाई लिंक्ड होगा। वाई लिंक्ड में और कोई भी केस पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बीमारी जो सेक्स लिंक्ड है, अगर उसका जीन वाई क्रोमोसोम पर सिचुएटेड है ना, तो वो फादर से सिर्फ सन में ही ट्रांसफर हो सकती है। फादर के पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। एक्स क्रोमोसोम अगर गया फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो क्या कहते हैं, डॉटर का जन्म होता है, और वाई क्रोमोसोम आगे गया तो सन का जन्म होगा। ठीक है, अब जब वाई क्रोमोसोम आगे गया मानो, और वही हमारा डिजीज है या अफेक्टेड वाला क्रोमोसोम है, तो जो सन होगा वो डिजीज हो जाएगा। तो मेल टू मेल बीमारी ट्रांसफर सिर्फ वाई लिंक्ड सेक्स लिंक्ड डिजीज के अंदर ही पॉसिबल है। ठीक है, आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, अब ये सिर्फ मेल का केस हो सकता है, वाई के अंदर हमको एक ही केस देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं एक्स लिंक के ऊपर, जहां से मेजॉरिटी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। एक्स लिंक में हम बात करते हैं डोमिनेंट भी होती है डिजीज और रिसेसिव भी होती है। एक्स लिंक के हम देखते हैं कि भी एक्स एक्स दो टाइप के हैं। देखो, वाई क्रोमोसोम हमें सिर्फ मेल में दिखाई देता है, इसलिए मेल टू मेल ट्रांसफर हुआ, लेकिन एक्स क्रोमोसोम आपको मेल में भी मिल जाएगा, फीमेल में भी मिल जाएगा। वो बात अलग है, फीमेल के पास दो एक्स होते हैं, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो जब मैं बात कर रही हूँ डोमिनेंट सेक्स लिंक डिजीज की, यानी कि वो एक्स क्रोमोसोम पर भी है और वो डोमिनेंट भी है, यानी कि अगर एक भी जीन अफेक्टेड हुआ, एक भी एक्स क्रोमोसोम पर अफेक्टेड डोमिनेंट जीन आया, तो फीमेल अफेक्टेड होगी, उसको बीमारी होगी।
इस वाले केस में देखो दोनों के ऊपर है तो पक्का फीमेल क्या होगी, हमारी अफेक्टेड होगी। इस वाले केस में एक के ऊपर डोमिनेंट का जीन है, एक के ऊपर रिसेसिव जीन है, तो क्या होगा, इस बार भी फीमेल होगी, अफेक्टेड होगी। ये फीमेल कैरियर नहीं है, ध्यान रखना, अफेक्टेड है। क्यों है अफेक्टेड? क्योंकि इसके अंदर जो कैपिटल बी है वो डोमिनेंट जीन है। ये बीमारी कैसी है हमारी, डोमिनेंट एक्स सेक्स लिंक की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो अगर ऐसी कंडीशन है इसका मतलब फीमेल अफेक्टेड है। और जब हम मेल की बात करते हैं कि भाई अगर कोई मेल है जिसको मैंने कह दिया डोमिनेंट सेक्स लिंक डिजीज है, तो उसका जीनोटाइप ये पॉसिबल हो सकता है ना। डोमिनेंट या डोमिनेंट भी है और एक्स लिंक्ड भी है, यानी कि जीन किस पे होगा, एक्स पे होगा। और डोमिनेंट क्यों भाई, एक पे भी है तो डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा और मेल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। हीमोफीलिया वाले केस में भी मैंने ये आपको कल समझाया था। अब आ जाओ रेसेसिव के ऊपर। चिंता मत करो, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी समझाऊंगी, ट्रिक्स भी दूंगी, ठीक है। तो आ जाओ रेसेसिव के ऊपर। अब रेसेसिव में मैंने कह दिया कि सिर्फ स्मॉल बी वाला ही जीन आ सकता है। देखो यहाँ पे देखो, कैपिटल बी डोमिनेंट शो करता है, कैपिटल बी स्मॉल बी हुआ तो भी वो डोमिनेंट ही होगा ना भाई। डोमिनेंट में हम हेटेरोजाइगस नेचर पढ़ते हैं हमेशा, है ना, ये मैंने आपको सिखाया है। अब रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव सिर्फ तभी बीमारी कर पाएगा जब दोनों रिसेसिव है ना। अगर यहाँ पे एक भी डोमिनेंट आ गया तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो रिसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगी, रिसेसिव वाली बीमारी, जब दोनों के ऊपर इसकी जीन है। तो दोनों एक्स के ऊपर जब बी है तब क्या हो जाएगा, वो रिसेसिव हो जाएगा। और अगर एक एक्स के ऊपर बी है और दूसरा क्रोमोसोम वाई का है तो भी ये मेल इन्फेक्टेड कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम था, उस पे भी रिसेसिव डिजीज का जीन आ गया है, तो वो इन्फेक्टेड होगा। आई बात समझ में, क्लियर इतना? ओके। अब देखो आगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड देना मुझे बस। चलो जी, करें कंटिन्यू। अब देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट की जब हम बात करते हैं, है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमेशा ध्यान रखना, डोमिनेंट है बीमारी इसका मतलब कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगी। आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट ट्रिक पढ़ते हो और ट्रिक पढ़ने के बाद डायरेक्ट पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो। जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार एग्जामिनर आपसे पेडिग्री सॉल्व करने को ही दे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी इसी वीडियो में। लेकिन क्या हो, आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है ना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो मैं हर एक चीज पढ़ा रही हूँ, प्लीज ध्यान से फोकस करना। ऑटोसोमल डोमिनेंट है बीमारी, इसका मतलब जनरेशन स्किप नहीं होगी, पहली बात तो। अफेक्टेड इंडिविजुअल इन एवरी जनरेशन, भाई जनरेशन स्किप नहीं हुई है इसका मतलब हर एक जनरेशन में कोई ना कोई इंडिविजुअल आपको अफेक्टेड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, अगर पेरेंट अफेक्टेड हो रखे हैं, अगर पेरेंट को बीमारी है तो बच्चे बीमार हो भी सकते हैं और बच्चे बीमार नहीं भी हो सकते हैं, दोनों केसेस पॉसिबल है ना। अगर मैंने कह दिया कि पेरेंट अफेक्टेड है ना, तो बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, भी डोमिनेंट है, हर जनरेशन में दिख सकती है बीमारी। अफेक्टेड पेरेंट के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, कैसे? मान लो अफेक्टेड पेरेंट का जीनोटाइप अगर ऐसा रहा, है ना, अफेक्टेड पेरेंट का जीनोटाइप अगर ऐसा रहा हेटेरोजाइगस, तो हेटेरोजाइगस की हम बात कर रहे हैं और डोमिनेंट है ये डिजीज, तो अगर एक भी डोमिनेंट जीन आया तो ये डिजीज तो होंगे पेरेंट्स तो। लेकिन जब आप क्रॉस करोगे, जब आप इनका क्रॉस करवाओगे और इनके बच्चे होंगे, इनके प्रोजेनी होगी, तब क्या होगा, जो रेशियो आएगा 4 में से एटलीस्ट कोई ना कोई एक जो ऑफस्प्रिंग होगा इनका स्मॉल ए वाला हो सकता है, चांसेस है, इतना मानते हो। क्रॉस करना मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है ना। तो अगर ये जीनोटाइप हुआ तो इनका ये वाला ऑफस्प्रिंग भी तो हो सकता है। अब ये क्या होते हैं, क्योंकि डोमिनेंट बीमारी है तो ये कौन से हैं, हमारे अफेक्टेड पेरेंट्स हैं और ये इनका अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे लिखा है इस जीनोटाइप में हम पेरेंट्स को कैरियर नहीं बोलेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि कभी हेटेरोजाइगस कंडीशन हमको देखने को मिले हैं ना, जब हम बात करते हैं एक्स वाई वाली कंडीशन की, जैसे कि मैंने आपको क्या कहते हैं सिकल सेल एनीमिया में बताया था, मैंने आपको हीमोफीलिया में बताया था, वहां मैंने आपको कैरियर की बात की थी कि भाई जो कैरियर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बीमारी को फैलाने का काम करते हैं, लेकिन खुद इन्फेक्टेड होने के सिम्टम शो नहीं करते, यानी कि उनकी जीनोटाइप के अंदर बीमारी का जीन होता है पर वो खुद अफेक्टेड नहीं होते हैं, वो कैरियर कहलाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये कैरियर नहीं है,
सीधा सीधा लिखा है मैंने हिंदी में एकदम सिंपल लैंग्वेज में। क्यों कैरियर नहीं है? क्योंकि मैम ये तो क्या है, अफेक्ट हुए हैं ना। इनके अंदर एक भी अगर डोमिनेंट जीन था और बीमारी अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट थी तो ये तो अफेक्ट हुए हैं, इनको तो बीमारी दिखी है। यहाँ पे तो डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंट शो हुआ है। तो यहाँ पे पेरेंट कैरियर नहीं है, पेरेंट खुद अफेक्टेड है और इन अफेक्टेड पेरेंट के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। केस पॉसिबल है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करती रिसेसिव बीमारी की तो उस केस में ये हमारे कैरियर का जीनोटाइप होता। कैसे होता मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो अगर आपसे स्टेटमेंट ये पूछे तो बिल्कुल सही है इन केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑलवेज बिलोंग टू एटलीस्ट सिंगल अफेक्टेड पेरेंट्स और बोथ अफेक्टेड। भाई अगर मैंने कह दिया कि भाई बच्चे को बीमारी हो रखी है, डजेंट मैटर इट इज अ गर्ल इट इज अ बॉय, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि ऑटोसोमल है, ठीक है, ऑटोसोमल की बात कर रहे हैं। अब मैंने बोल दिया अगर कोई भी ऑफस्प्रिंग जो है, गर्ल और बॉय कोई भी एक जो है अफेक्टेड है, अगर वो अफेक्टेड है तो उसके पेरेंट जो है या तो दोनों अफेक्टेड होंगे या दोनों में से कोई एक तो अफेक्ट होगा ही। क्यों भाई? हमने कह दिया जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, मतलब हर जनरेशन में कोई ना कोई तो अफेक्टेड है ना, कोई ना कोई तो अफेक्टेड है। तो या तो दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और उनके बच्चे भी अफेक्टेड हैं, या कोई ना कोई एक पेरेंट अफेक्ट है जिनकी वजह से वो बीमारी आगे बच्चों के अंदर आई है, ठीक है। क्लियर इतना? आ जाओ ऑटोसोमल रिसेसिव पे। अब इसके अंदर जनरेशन स्किप हो सकती है, रिसेसिव डिजीज है ये इसलिए, ठीक है। अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, इस लाइन को याद रखना। रिसेसिव में अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है तो उनके बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं। अब इसमें देखो ये वाला जीनोटाइप, इसके अंदर पेरेंट कैसे है? अफेक्टेड है, सॉरी इसके अंदर पेरेंट कैसे हैं? अनअफेक्टेड है, और चिल्ड्रन कैसे हैं? अफेक्टेड है। हमेशा ध्यान रखना, जब हम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज की बात कर रहे हैं तो ये जीनोटाइप अनअफेक्टेड कहलाता है, ठीक है। जब ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करते हो तो ये वाला जीनोटाइप अफेक्टेड कहलाता है क्योंकि रिसेसिव है डिजीज, ठीक है। गलती मत करना, बहुत डिटेलिंग में समझा रही हूँ। इस केस में क्या होगा, ये जो पेरेंट है ये क्योंकि रिसेसिव डिजीज है तो ये जो जीनोटाइप है पेरेंट का, ये अनअफेक्टेड पेरेंट शो करते हैं। यहाँ पर पेरेंट कैरियर है, मतलब क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं, इनके जीनोटाइप में तो आपको जीन दिखाई दे रहा है लेकिन ये खुद सिम्टम शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट कैरियर है, यानी कि पेरेंट को हम अनअफेक्टेड मानते हैं, कैरियर को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, ठीक है, फिनोटाइप के अकॉर्डिंग। जीनोटाइप तो आपको दिखाई दे रहे होता है। तो इनके बच्चे क्या है, जब क्रॉस हुआ तो कोई ना कोई बच्चा स्मॉल ए से क्रॉस करके अफेक्टेड हो सकता है क्योंकि बीमारी रिसेसिव है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर आपसे सेम स्टेटमेंट जो हमारा अभी हमने पढ़ा ऑटोसोमल डोमिनेंट में कि भी अफेक्टेड पेरेंट के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं क्या, यही बात ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए पूछे कि अफेक्टेड पेरेंट के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं क्या, तो ये बात आपकी फॉल्स होगी। क्यों होगी? पेरेंट अफेक्टेड है मतलब पक्का जीनोटाइप स्मॉल ए है। कैसे पता चला? मैम ऑटोसोमल लिखा है मतलब एक्स वाई तो होगा नहीं, तो हम ए लेंगे, है ना। और रिसेसिव लिखा है इसका मतलब हम कोई भी डोमिनेंट ए नहीं ले सकते, हमें दोनों स्मॉल ए लेने होंगे, तब हमारे पेरेंट्स अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे अफेक्टेड पेरेंट का जीनोटाइप स्मॉल ए होता है। अब जब हम अफेक्टेड पेरेंट्स लिखा है, ध्यान रखना पेरेंट्स मतलब दोनों पेरेंट, मदर फादर दोनों अफेक्टेड है। तो दोनों अफेक्टेड है तो इसको क्रॉस करवाओ ना भाई, तुम इसको क्रॉस करवाइए। आप क्रॉस करवाने के बाद क्या आपको कोई भी जीनोटाइप में डोमिनेंट मिलेगा? कैपिटल ए मिलेगा कहीं भी? अरे कैसे मिलेगा भाई, पेरेंट में ही नहीं है। तो स्मॉल ए मिलेगा, तो कोई भी अनअफेक्टेड चिल्ड्रन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सबके सब अफेक्टेड होंगे, तो ये बात गलत हो गई, है ना। बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? हम सब लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम इसको कैपिटल ए को कैरियर मानते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि भाई कैरियर अफेक्टेड नहीं होते हैं। जब हम किसी जीनोटाइप को बोलते हैं कि भाई ये तो कैरियर है, तो कैरियर को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, हम उसको अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं मानते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है और कोई भी एक पेरेंट अफेक्ट हो रखा है तो क्या चिल्ड्रन अनअफेक्टेड हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। कैसे? दो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो स्मॉल ए और कैपिटल ए का क्रॉस हुआ, तो इसमें ये तो अनअफेक्टेड है। क्यों अनअफेक्टेड है भाई? क्योंकि डिजीज कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो डोमिनेंट जीन तो अनअफेक्टेड है। यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव दोनों स्मॉल ए कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है, तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ये अफेक्टेड हो जाएगा इंडिविजुअल। तो ये अफेक्टेड ये अनअफेक्टेड जब इनका क्रॉस कराओगे सारे के सारे हमको कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेंगे क्रॉस में, इतना क्रॉस करवाना आता है। तो जो प्रोजेनी होगी पूरी अनअफेक्टेड होगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
प्रोजेनी अनअफेक्टेड हो सकती है। कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए का क्रॉस करवाओगे तो ये हमारा रिसेसिव डिजीज है और ये हमारा कैरियर ही है सिर्फ, ठीक है। तो इनका जब आप क्रॉस करवाओगे तो 50% तो आपको अफेक्टेड मिले पूरे और 50% हमको कैरियर मिल गए। कैरियर को हम अनअफेक्टेड की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर आपसे बोले कि अगर कोई एक पेरेंट अफेक्टेड है तो उनके बच्चे अनअफेक्टेड हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर आपको बोले मस्ट बी अनअफेक्टेड, तो ये स्टेटमेंट फॉल हो जाएगा, क्योंकि अफेक्टेड अनअफेक्टेड दोनों टाइप का भी हमको मिल सकता है इस क्रॉस के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? यस और नो हर एक टाइप से मैंने आपको समझाया है। अब आ जाओ कि मैम हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमको कैसे पता चलेगा, है ना। तो सेक्स लिंक डिजीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ट्रिक्स भी बताऊंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में आपको समझा रही हूँ, ऐसा आपको पेडिग्री एनालिसिस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो सब कुछ बता रही हूँ, एकदम ध्यान से सुनते जाना। सेक्स लिंक की जब हम बात करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़े भाई, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव जब हमने पढ़े तब अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ऑटोसोमल की ही बात की। अब हम सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव भी पढ़ेंगे। तो सेक्स लिंक में दो टाइप के हमको देखने को मिलते हैं भाई, सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं ना, एक तो एक्स और एक वाई। तो वाई लिंक्ड की जब हम बात करते हैं तो हमेशा बीमारी ध्यान रखना फादर टू सन ही जाएगी और कोई केस ही नहीं होता है ओनली, ठीक है। फादर टू सन में अगर बीमारी जा रही है तो वो वाई लिंक्ड होती है। एक्स लिंक्ड जो होती है वो कभी भी फादर से सन में नहीं जाएगी भाई। फादर से सन में सिर्फ वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है और कोई भी क्रोमोसोम नहीं होता, ठीक है। सिर्फ वाई क्रोमोसोम जाएगा, एक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा। लेकिन एक्स लिंक्ड वाला जो है वो फादर से सन में नहीं जाता है, लेकिन फादर से डॉटर में जाता है ना। तो कभी भी फादर से सन में एक्स लिंक्ड वाली बीमारी नहीं हो सकती, सिर्फ वाई लिंक्ड ही पॉसिबल है। वाई लिंक्ड वाली कभी भी किसी डॉटर को नहीं हो सकती। एक्स लिंक्ड वाली क्या हो सकती है, मेल कैन बी अफेक्टेड। कोई भी मेल जो है उसको एक्स लिंक्ड वाली बीमारी तो हो सकती है, लेकिन कोई भी मेल उस बीमारी को दूसरी जनरेशन के मेल में ट्रांसफर नहीं कर सकता है ना। मान लो फादर को बीमारी है एक्स लिंक्ड वाली अगर कोई, तो वो फादर क्या है, मेल है, तो उनको वो बीमारी हो सकती है, लेकिन उनसे उनके सन को नहीं हो सकती, उनकी डॉटर को हो सकती है, ध्यान रखना। तो मेल्स कभी भी अफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी बीमारी को दूसरी जनरेशन के मेल में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी जनरेशन की जो फीमेल है, यानी कि उनकी जो बेटी होगी, जो भी फीमेल चाइल्ड होगी, उनको वो ट्रांसफर हो सकती है और होगी ही होगी। अगर फादर अफेक्टेड है, एक्स लिंक्ड वाला डिजीज है, तो डॉटर को वो डिजीज होगा ही होगा, ठीक है, अगर डोमिनेंट है तो। आगे सुनो ध्यान से, मेल्स कैन बी अफेक्टेड। अब मैम आपने हमको डिटेलिंग में नहीं समझाया, तो देखो मेल्स अफेक्टेड हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास XCY का जीन होता है। भाई सी क्यों लगाया यहाँ पे, सी मान लो कोई भी डिजीज वाला मान लो, ठीक है। सी वैसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के लिए दिखाते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया आपको कोई भी डिजीज मानना है कि एक्स के ऊपर है वो बीमारी, ये मान के चलो, है ना, क्योंकि एक्स लिंक्ड है वो। तो अगर मेल अफेक्टेड है तो उसका जीनोटाइप ऐसा होगा। नेक्स्ट जनरेशन के मेल में क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि उसका जीनोटाइप ऐसा होगा और ये इसको वाई क्रोमोसोम देगा, तो वाई में तो वैसे भी बीमारी नहीं है, तो इसको नहीं हो सकती। लेकिन डॉटर को जब देगा तो ध्यान रखना, एक एक्स फीमेल से आया, एक एक्स मेल से आया, तो इस मेल वाले पे ये वाला ही ट्रांसफर होगा ना, तो ये वाला डिजीज होगा, ध्यान रखना। इसलिए डॉटर जो है वो उसको बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब आ जाओ एक्स लिंक डोमिनेंट पे। अगर फादर अफेक्टेड है, अगर कोई एक्स लिंक डोमिनेंट बीमारी है, डोमिनेंट है मतलब अगर एक भी एक्स जीन के ऊपर हमारा बीमारी का जीन आ गया, एक भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर हमारा डिजीज्ड वाला जीन आ गया, तो वो इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा। इसमें कोई कैरियर की बात ही नहीं होती है, सीधा अफेक्ट होगा। तो अगर फादर को बीमारी है तो उनकी सारी बेटियों को बीमारी हो जाएगी। मैम कैसे, ये देखो मदर का जीनोटाइप, ये हमारे फादर का जीनोटाइप। मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ फादर को बीमारी है ना। और बीमारी कैसी, हमारी एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो एक्स के ऊपर इसका जीन होगा, डोमिनेंट है। अब देखो इसका क्रॉस कराओ ये बनेगा, इन दोनों का क्रॉस कराओ ये बनेगा, इनका क्रॉस कराओ XY, इनका क्रॉस कराओ XY। तो यहाँ पे जो सन है हमारे XY, इनमें तो क्या होगा, मदर तो अफेक्टेड थी नहीं, हमने सिर्फ फादर को अफेक्ट माना, तो बेटों में से किसी को बीमारी नहीं हुई। लेकिन जो हमारी डॉटर्स थी उनमें क्या हुआ, फादर का XC जीन हर बार ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, सारी डॉटर्स अफेक्टेड हो गई। मैम ये डॉटर्स अफेक्टेड हैं या कैरियर हैं, कैसे पता चलेगा, ध्यान रखो बीमारी कौन सी है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। डोमिनेंट है मतलब अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम हमारा डिजीज वाला है तो वो अफेक्टेड हो जाएगा इंडिविजुअल। यही अगर रिसेसिव होती तो अफेक्टेड नहीं होता, कैरियर हो जाती वो फीमेल। आई बात समझ में?
नेक्स्ट आ जाओ, भाई फादर की जगह अगर मदर इन्फेक्ट है एक्स लिंक्ड डिजीज से तो क्या हो जाएगा, मान लो मदर को हो गई एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, तो एक्स सी या फिर एक्स। अब देखो डोमिनेंट डिजीज है ये, तो अगर दोनों पे होगी तो भी वो इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा, एक पे होगी तो भी वो इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा, क्योंकि डिजीज डोमिनेंट है। इस बार फादर को कोई डिजीज है ही नहीं, मदर के एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज है, तो एक केस ये हो जाएगा, एक केस ये हो जाएगा। एक एक करके दोनों केस देखते हैं। मान लो पहले हमने बात की एक्स सी और एक्स सी की, यानी कि दोनों ही के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज वाला जीन है इन केस ऑफ मदर। तो जब आप इनका क्रॉस कराओगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एक बताऊंगी नहीं इनका मिला के ये हुआ, क्योंकि अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब क्या हो जाएगा, जो हमारी डॉटर्स हैं, इस केस में डॉटर्स क्या है भाई, सारी अफेक्टेड हैं, क्योंकि एक पर भी आया तो डॉटर अफेक्टेड ही हुई, क्योंकि डोमिनेंट बीमारी है। अब बेटे भी पूरे के पूरे अफेक्टेड है ना, क्योंकि एक ही एक्स था, उसके ऊपर ही हमने बीमारी वाला जीन डाल दिया, तो ये तो अफेक्टेड है ही। तो सारे सन डिजीज, सारी डॉटर डिजीज, इसका मतलब इनके जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे अफेक्टेड होंगे। आई बात समझ में, क्लियर इतना। नेक्स्ट आ जाओ, मैंने कह दिया मदर जो है वो ऐसा हिटेरोजाइगस कंडीशन रखती है और डोमिनेंट है, इसका मतलब मदर क्या है, अफेक्टेड है, फादर अनअफेक्टेड है। क्रॉस करवाओ तो जितनी बेटियां हैं इनकी, उनमें से 50% डॉटर्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं, है ना, और 50% डॉटर अनअफेक्टेड है। 50% सन अफेक्टेड है, 50% सन अनअफेक्टेड है। 100 में से 50% ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हुए, 50% ऑफस्प्रिंग इनके अनअफेक्टेड रह गए। ठीक है, क्लियर इतना, इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज नहीं हो सकती। आ जाओ एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मैम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पढ़ लिया, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी समझा दो। तो आ जाओ इधर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलता है, यही आपको ध्यान रखना है ना। रिसेसिव मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जनरेशन स्किप भी हो सकती है। एक्स लिंक्ड है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, हमारी क्रिस क्रॉस भी करेगी, यानी कि मदर से हमेशा बीमारी सन में जाएगी, फादर से हमेशा डॉटर में जाएगी। ग्रैंड फादर से डॉटर में गई, उन मतलब कोई एक मेल था, फिर उसकी बेटी को बीमारी हुई, फिर उसकी बेटी से उसके बेटे में बीमारी गई। आई बात समझ में, ऐसा चलता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मैम अभी तो हमने थ्योरी समझी इसकी, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ न्यूमेरिकल्स पे। जनरेशन स्किप की जब हम बात करते हैं, तो अगर आपको दिखे कि भाई जनरेशन स्किप हो रही है, अगर दिखे कि जनरेशन स्किप हो रही है तो रिसेसिव है ट्रेट, अगर दिखे कि जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो वो डोमिनेंट है। ठीक है, अगर दिखे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है तो सेक्स लिंक्ड है, अगर दिखे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल नहीं है, तो ऑटोजोमल है। इतना याद रहेगा बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ मैम एक क्वेश्चन भी तो हमको करके दिखाओ, बिना क्वेश्चन तो क्या ही समझ आएगा। तो देखो मान लो आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप का फैमिली चार्ट बना हुआ आ गया, पेडिग्री चार्ट बना हुआ आ गया। ठीक है, अब इतना आपको पता होना चाहिए, ये फीमेल है, ये मेल है, मेल शेडेड है, इसका मतलब मेल अफेक्टेड है, इधर भी मेल है पर अनअफेक्टेड है, इधर फीमेल है पर अफेक्टेड है, इतना पता है आप लोगों को। ये जनरेशन 1 होती है, ये जनरेशन 2 और ये जनरेशन 3 होती है। हमें ऐसी फैमिली चूज करनी है जिसमें मैक्सिमम जनरेशन हमें देखने को मिल जाए। आई बात समझ में, आप इनको फैमिली नहीं मान सकते अब अभी के लिए, क्यों, क्योंकि आपके पास ये 3 जनरेशन वाली है ना, इनको मानो ना, आप ज्यादा इजीली समझ पाओगे। तो हमने कैसी फैमिली, एक ऐसा हमने चार्ट लिया जहाँ पे हमको तीनों देखने को मिले, तो ये जो येलो डॉटेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने ले लिया। ठीक है, आई बात समझ में। अब मानो पेरेंटल जनरेशन की जब मैं बात करूँ तो फादर अफेक्टेड है, यस और नो। जब मैं बात करूं उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन, तो इनकी बेटी अफेक्टेड हुई, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में आए तो एक बेटा और एक बेटी अफेक्टेड हुए। इससे पता चला कि भाई तीनों जनरेशन में किसी ना किसी को बीमारी हुई है ना, तीनों जनरेशन में किसी ना किसी को बीमारी हुई है, इसका मतलब जो जनरेशन है स्किप नहीं हुआ है। अगर हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड वन है तो बीमारी कैसी हो गई, डोमिनेंट हो गई। अब देखते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है या नहीं, तो देखो, अरे मेल टू फीमेल में गया, फीमेल से हमारे मेल में चली गई वो। ठीक है, देखो फीमेल में भी गई है, लेकिन हम उसको तब तक कंसीडर नहीं करेंगे जब तक हमें एक मेल दिखाई दे रहा है। अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख रहा है तो हम उसको लेंगे ना भाई, ऐसा नहीं है कि फीमेल में जा ही नहीं सकती, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिल गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, सेक्स लिंक्ड है, ऑटोजोमल नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक ये भी होती है कि अगर आपको कहीं देखिए कि भाई डैड से डॉटर में बीमारी गई है तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो डोमिनेंट एक्स लिंक्ड होता है, अगर डैड से सन में गई है तो वो वाई लिंक्ड होती है। ठीक है,
आई बात समझ में? तो ये हो गए आपका पेडिग्री एनालिसिस बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग बिल्कुल डिटेलिंग में हर एक चीज़ को परफेक्ट कर सके। ठीक है, बाकी जितना आपके नीट में आ सकता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है रिगार्डिंग पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।